हेलो एंड वेलकम द पॉलिटेक्निक क्लासेस। आज हम लोग एक नए सेमेस्टर की शुरुआत करेंगे और वो सेमेस्टर होगा फर्स्ट सेमेस्टर। फर्स्ट सेमेस्टर में आपको डिफरेंट पेपर पढ़ने हैं, मतलब 5 पेपर पढ़ना है, जिसमें एक पेपर का नाम है आपको फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, और इस पेपर को डील करेंगे। ठीक है, ये जो चीजें हैं वो आप लोग ध्यान से समझिएगा। ये 2 सेमेस्टर को कॉमन रखते हैं, फर्स्ट सेमेस्टर और सेकेंड सेमेस्टर। लेकिन ये ध्यान में नहीं लोग को रहता है कि फर्स्ट सेमेस्टर में किस ब्रांच को पढ़ना है और सेकेंड सेमेस्टर में किस ब्रांच को पढ़ना है। तो जो लोग ग्रुप बी में आते हैं उन लोगों को ये फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ना है। जो ग्रुप ए में जो स्टूडेंट आते हैं उनको ग्रुप ए में आते हैं उनको पढ़ना है आपको सेकेंड सेमेस्टर में। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं। सब्जेक्ट है फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, और सब लोग इसको प्यार से बोलते हैं एफ ट्रिपल ई। एफ का मतलब फंडामेंटल, ई का मतलब फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, यानी फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। एफ ट्रिपल ई इसको प्यार से शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। ठीक है, आज का देखेंगे इस क्लास में सिलेबस एनालिसिस। ठीक है, सिलेबस एनालिसिस देखेंगे। ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सिविल वाले स्टूडेंट्स को पढ़ना है, इस बात को ध्यान देंगे। जिसका ब्रांच इलेक्ट्रॉनिक्स है वो ध्यान देंगे। ठीक है, जिनका ब्रांच इलेक्ट्रॉनिक्स है वो ध्यान देंगे, और जिनका ब्रांच सिविल है वो ध्यान देंगे। यानी जो फर्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन लिए हैं उनका ब्रांच इलेक्ट्रॉनिक्स है, उनके लिए ये चीज है, और सिविल ब्रांच है उनके लिए ये चीज पढ़ना है। लेकिन सेकेंड सेमेस्टर में जो स्टूडेंट है सेकेंड सेम में है, तो सेकेंड सेम में अगर आप गए हैं या फिर सेकेंड सेमेस्टर में आप हैं, तो आपको वो ब्रांच है इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और कंप्यूटर साइंस। ठीक है, ये 3 ब्रांचेस को यही चीज पूरा का पूरा सेम कहां पे पढ़ना, सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ना है। और फर्स्ट सेमेस्टर में जो लोग अभी हैं उनको पढ़ना है सिविल और इलेक्ट्रॉनिक्स, उनको ये पढ़ना है। तो फर्स्ट सेमेस्टर वाले ध्यान पूर्वक देखेंगे और समझेंगे इस बात को कि आपको अभी पढ़ना है। और इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल और सीएस कंप्यूटर साइंस, आप लोगों को ये सेम चीजें सेकंड सेमेस्टर में आप पढ़िएगा, फर्स्ट सेमेस्टर में आपको पढ़ना नहीं है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, हम लोग आगे चलते हैं और इस पेपर को पढ़ाने वाले हैं हम, और मेरा इंट्रोडक्शन आप लोग जान लीजिए। ठीक है, क्योंकि आप लोग तो परिचित होंगे नहीं हमसे, फर्स्ट टाइम देख रहे होंगे, कहीं नहीं देखे होंगे। ठीक है, तो फर्स्ट टाइम आप लोग देख रहे हैं तो इंट्रोडक्शन तो बनता है। तो मेरा नाम है इंजीनियर राजअंशु वर्मा, ये नाम है। और जब आप इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच अगर आपका है, सिविल तो नहीं, अगर इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच है तो आपको यहां से लेकर के 6ठे सेमेस्टर तक पूरा मिलने वाले हैं। यहां से लेकर के यानी शुरुआत से अंत तक हम मिलने वाले हैं आप लोगों से। ठीक है, तो जिनका ब्रांच इलेक्ट्रॉनिक्स है वो काफी क्या बोला जा सकता है कि 1 से 6 सेमेस्टर तक एक ही टीचर से पढ़ेंगे, वो काफी मस्त होता है। इसीलिए इस पेपर को हम लेकर के आ रहे हैं। रिजल्ट लाने का वजह क्या है कि फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, तो इलेक्ट्रिकल का पार्ट तो आगे हम लोग 3rd सेमेस्टर से नहीं पढ़ाते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स का पूरा हम लोग 6 सेमेस्टर तक चलता है। ठीक है, इन फ्यूचर्स हो भी सकता है, लेकिन फिलहाल अभी हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स जो होता है ब्रांच पेपर जो होता है वहां पे द पॉलिटेक्निक क्लासेस आपका फेमस कर रहा है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स वाले स्टूडेंट को पूरा मिलने वाले हैं। सिविल, इलेक्ट्रिकल और अदर जो भी ब्रांचेज हैं उन लोगों को हम नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो ये चीजें हैं फर्स्ट सेमेस्टर ग्रुप बी का हम पढ़ाने वाले हैं। यहां पे लिखा हुआ है इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपर्ट, इसका मतलब समझाने की मुझे कोई जरूरत नहीं है। एक्सपर्ट का मतलब क्या होता है आप बेखूबी समझते हैं इस चीज को। ठीक है, मेरा क्वालिफिकेशन से अगर बात किया जाए तो डिप्लोमा किए हुए हैं, बीटेक किए हुए हैं, और ब्रांच है इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। बीटेक जो किए हैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग है, और डिप्लोमा जो किए हैं उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से किए हैं। तो आपको एक्सपीरियंस का कहीं कोई कमी नजर नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि इससे पहले ऑलरेडी 3 ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस, इससे पहले फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स 2 बार पढ़ा चुके हैं, तो कहीं आपको कोई दिक्कत आना नहीं है। तो इसलिए आप मतलब क्या क्या बोला जाता है, एकदम बिना कोई सोचे समझे आप क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। द पॉलिटेक्निक क्लासेस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और वहां पे जाइए, आपको एक से एक एक्सपीरियंस टीचर्स जो होता है इस पूरे बिहार में सबसे बेस्ट फैकल्टी के साथ आपको फर्स्ट सेमेस्टर एंड सेकेंड सेमेस्टर दोनों के लिए द पॉलिटेक्निक क्लासेस आपके सामने लाइए। आप टीचर्स को देखिए और उसके बाद समझे, और समझने के बाद आप क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। ऐसे नहीं, सारा का इंट्रोडक्शन जो चीजें
दिया गया है यूट्यूब पे, एप्लीकेशंस पे भी है, तो आप दोनों जगह देख सकते हैं। ये नहीं कि सोचना ही नहीं कुछ है आप लोग को। अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच है तो आप बिना सोचे समझे आप ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि आपका 1 से 6ठा सेमेस्टर तक कोई नहीं बिहार में है पढ़ाने वाला। तो इस बात को ध्यान में रखेंगे, ठीक है, कोई नहीं है, इस बात को ध्यान रखेंगे, स्पेशल फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के लिए। बाकी सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल जो भी ब्रांचेज है वो फर्स्ट एंड सेकंड सेमेस्टर एंजॉय कर सकते हैं। चलिए आगे, ठीक है। अब हम डील करने वाले हैं AFEEE, पहले ही हम बता चुके हैं, ठीक है। तो ये मेरा शॉर्ट इंट्रोडक्शन हुआ। अब इसके बाद हम लोग सीधा चलेंगे अपने यूनिट पे कि टोटल यूनिट जो पढ़ना है हम लोग को 6 पढ़ना है। 6 यूनिट में 3 यूनिट जो पढ़ना है वो इलेक्ट्रॉनिक्स का पढ़ना है। कितना बाबू? हम लोग का 3 जो पढ़ना है, 3 इलेक्ट्रॉनिक्स का यूनिट पढ़ना है और 3 जो है इलेक्ट्रिकल का यूनिट पढ़ना है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स में 3 यूनिट और इलेक्ट्रिकल में 3 यूनिट पढ़ना है। सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉनिक्स का 3 यूनिट को कवर करेंगे, क्योंकि आपका सिलेबस में भी कुछ इस तरह से दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग यही देखेंगे 3 यूनिट, यूनिट 1, यूनिट 2 और यूनिट 3। ये 3 यूनिट जो होगा वो इलेक्ट्रॉनिक्स का यूनिट होगा। यूनिट 4, यूनिट 5 और यूनिट 6 जो होगा आपका क्या होगा? इलेक्ट्रिकल का पार्ट होगा। तो 1 बाय 1 हम लोग क्लियर करेंगे, ठीक है। यूनिट 1 में क्या पढ़ना? ओवरव्यू। यहाँ पे आपको ये नहीं कहना है कि पूरा डीपली पढ़ के चलना है। तो भाई 6 सेमेस्टर हो क्या करोगे, चाहे इलेक्ट्रिकल हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स हो, अगर यहीं पे पूरा डीपली पढ़ लोगे तो 6 सेमेस्टर आप लोग करोगे क्या? क्वेश्चन तो बनता है ना, बनता है। तो यहाँ पे क्या पढ़ना? ओवरव्यू। आपको ये अंदाजा लग जाए कि हमारा जो ब्रांच पेपर है उसमें क्या क्या पढ़ना है, क्या चीज हम करने वाले हैं, आगे क्या होगा, मेरा फ्यूचर्स क्या होगा, किधर जाएंगे नहीं जाएंगे, ये सारी चीजों को आपको यहीं पे अंदाजा लग जाएगा अगर आप सही से पढ़िएगा तो। बस समझ में आ रहा है? तो अगर सही से हम लोग देखते हैं तो आज मतलब इस AFEEE पढ़ने के बाद आपको काफी अंदाजा लग जाएगा अपने ब्रांच पेपर के प्रति। बाकी सिविल और मैकेनिकल जो ब्रांचेज होते हैं उनको इसका सिर्फ एप्लीकेशन देखने को मिलेगा। आपको न इलेक्ट्रॉनिक्स का कॉन्सेप्ट पढ़ना है, न इलेक्ट्रिकल का सिविल का कॉन्सेप्ट पढ़ना है। यहाँ पे वहां पे कहीं नहीं इलेक्ट्रॉनिक्स का कॉन्सेप्ट आपको मिलने वाला है। मिलेगा तो क्या? तो आपको मिलेगा सिर्फ इसका एप्लीकेशन, सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेशंस मिलेगा। तो आप लोग को इसीलिए पढ़ाया गया है क्योंकि अभी के मॉडर्न टाइम में बिना इलेक्ट्रॉनिक्स और बिना इलेक्ट्रिकल के हम अदर ब्रांचेस का नहीं कल्पना कर सकते हैं। क्योंकि इस मॉडर्न टाइम में आप लोग देख रहे हैं मोटर व्हीकल आ रहा है, जितना भी चीजें व्हीकल आ रहा है, अभी सब क्या बैटरी आ रहा है। बैटरी का कंसेप्ट आपको पढ़ना है इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स में। बनाते कौन है? मैकेनिकल वाले, ठीक है। तो ये सारी चीजें है जो आपको देखने को मिल रहा है। अभी सिविल वाले की अगर हम बात कर ले तो हाइड्रोलिक्स आप लोग आगे पढ़ेंगे, चल करके हाईवे इंजीनियरिंग पढ़ेंगे, वहां पे हर एक जगह इलेक्ट्रॉनिक्स के पार्ट चल रहा है, हर एक जगह इलेक्ट्रिकल का पार्ट चल रहा है। बिना इलेक्ट्रिसिटी का हम लोग सिर्फ रोड बनाने से कुछ नहीं हो सकता है। हाइड्रोलिक्स ला दिए तो उससे हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। उसका कहीं ना कहीं यूटिलाइज इलेक्ट्रिसिटी से है और उसके अंतर्गत आप देखेंगे सारे चीज को। तो आपको पढ़ना नहीं है, बस फर्स्ट सेमेस्टर इसीलिए आपको फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ाया जा रहा है ताकि आप समझ पाए अपने इक्विपमेंट को, आप समझ पाए अपने कंपोनेंट को कि क्या है, वो कैसे चलता है और काम कैसे करता है, ठीक है। तो आप इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स है तो आपको काफी डीपली में अपने सेमेस्टर में पढ़ने को मिलेगा। और ब्रांच अदर है इन दोनों से तो आपको क्या मिलने वाला है? सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेशंस मिलने वाले हैं, ठीक है। तो ओवरव्यू ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट एंड सिग्नल, यानी यहां पे बहुत बड़ा चीज यहां पे लिख दिया है आपको, यानी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट को ओवरव्यू करना है, उसके बाद सिग्नल भी कुछ होता है उसको भी ओवरव्यू करना है। यहां पे देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट जो होता है मेजर अगर बात करें 2 टाइप का होता है। फर्स्ट एक्टिव कंपोनेंट होता है, सेकंड पैसिव कंपोनेंट होता है। तो वही चीज यहां पे लिखा गया है कि पैसिव एक्टिव कंपोनेंट, पैसिव कॉमा या फिर एंड होगा एक्टिव कंपोनेंट, ठीक है। अब यहाँ पे जो नाम दिया गया है, ये जो रेसिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर, आप लोग 11th 12th में पढ़े होंगे इस चीज को। ये इसका हिंदी रेसिस्टर का प्रतिरोध होता है और बाकी का नहीं पता, ठीक है। तो आपको हिंदी यहाँ पे बहुत कम पढ़ना है क्योंकि अगर आप सोचते हैं कि हिंदी से पढ़ करके एक अच्छे हायर स्टडी और इंजीनियरिंग फील्ड में जाए तो आप इसको आज ही से सोचना बंद कर दीजिए। अगर आप हिंदी मीडियम से हैं, 10th और 12th हिंदी मीडियम से किए हैं तो अपने आप को आज से ढालना थोड़ा सीख लीजिए, ठीक है। इंग्लिश को आप पकड़ बनाना सीख लीजिए क्योंकि इंजीनियरिंग बिना इंग्लिश का नहीं चलता है। अगर कोई आपको ऐसा बोलता है तो समझिए कि वो झूठा दिलासा आपको दे रहा है कि हिंदी से भी इंजीनियरिंग कर लोगे।
ऐसा भी आया भी है, लेकिन हायर स्टडी तक नहीं जा सकते हैं भाई, क्योंकि इंजीनियरिंग सिर्फ इंडिया में नहीं है, इंडिया का बाहर भी है, और इंडिया का बाहर हिंदी नहीं चलेगा, इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। तो अगर हायर स्टडी के लिए जाना है तो इंग्लिश पे आपको मजबूती लाना होगा, इंग्लिश के बारे में आपको समझना होगा, हर एक चीज का हिंदी बस उतना ही जानिए कि मतलब क्या है, इसके अलावा हर एक वर्ड का हिंदी जानने से आपको कोई इंटरेस्ट नहीं है, उसका मीनिंग जानने का कि रेसिस्टेंस क्या है, ये क्या काम करता है, ये सब चीजें जानिए, लेकिन ये नहीं जानिए कि रेसिस्टर का हिंदी क्या होता है, कैपेसिटर का हिंदी क्या होता है, इंडक्टर का हिंदी क्या होता है। ये कंपोनेंट का नाम है, कंपोनेंट का नाम ऑलवेज आपको इसी वे में मिलने वाला है, ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। उसके बाद बेसिक कंसेप्ट ऑफ डायोड। अब ये जो चीज है ये पूरा क्या है, ये पूरा पैसिव डिवाइस था। अब यहाँ पे डायोड, ट्रांजिस्टर, फेट, मॉस, सीमॉस, ये सब जो देख रहे हैं और एप्लीकेशन, ये सब क्या है, एक्टिव डिवाइसेस है, ये सब क्या है आपका एक्टिव डिवाइसेस है। इस बात को ध्यान देंगे, इसमें पूरा डीपली नहीं पढ़ना है आप लोगों को, सिर्फ और सिर्फ पढ़ना है कंसेप्ट कि डायोड क्या होता है, कैसे काम करता है, इसका एप्लीकेशंस किधर है, ट्रांजिस्टर क्या होता है, इसका एप्लीकेशंस किधर है, और ये क्या कैसे काम करता है, या कितने टाइप का होता है। फेट क्या है, मॉस क्या है, मॉस का मतलब होता है मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, और सीमॉस का मतलब होता है कॉम्प्लीमेंटरी मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। और सीमॉस जो अभी के दौर में ये एक टेक्नोलॉजी बनकर के उभरेगा, जब आप लोग हायर स्टडी कीजिएगा इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर में, तो आपको पता चलेगा कि इस टेक्नोलॉजी से अभी बहुत सारी चीजें बन रहे हैं सीमॉस टेक्नोलॉजी से। तो इसके पहले आपको यहाँ पे आप लोग को देखने को मिलेगा फेट, टाइप ऑफ फेट, मॉस में एन मॉस टेक्नोलॉजी, पी मॉस टेक्नोलॉजी, एच मॉस टेक्नोलॉजी। तो आपको काफी इंटरेस्टिंग पेपर है ये, काफी इस मॉडर्न टाइम में जो चीजें हम कर रहे हैं वो देखने को आपको मिलेगा, ठीक है। तो ये दो पढ़ना है। उसके बाद अब आते हैं, ये कंपोनेंट के बारे में बात हो गया, अब सिग्नल के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। तो सिग्नल दो तरह का होता है इस दुनिया में, एक डीसी सिग्नल होता है, एक एसी सिग्नल होता है। डीसी सिग्नल मेजर जो पढ़ना रहता है इलेक्ट्रॉनिक्स स्टूडेंट को पढ़ना रहता है, और एसी सिग्नल जो पढ़ना होता है वो मेजर इलेक्ट्रॉनिक्स को नहीं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को पढ़ना होता है। इसीलिए यहाँ पे डीसी और एसी दोनों दिया गया। डीसी का मतलब डायरेक्ट करेंट, एसी का मतलब अल्टरनेटिंग करेंट, ठीक है। ये सब आप लोग जानते होंगे, घर में आता है बैटरी डीसी फॉर्म में, और बाकी जो हम लोग देखते हैं लाइन जो आता है जो वायर के थ्रू जो बाहर में लगता है वो एसी होता है, अल्टरनेटिंग करेंट। और इसका मतलब क्या होता है, डीसी हम लोग कहीं भी देखेंगे तो कांस्टेंट एम्पलीट्यूड मिलेगा, ये है डीसी। और यहाँ पे हम लोग एसी देखेंगे तो इस तरीका से आपको मिलने वाला है, कभी मैक्सिमम, कभी मिनिमम, कभी जीरो, इस तरीका से मिलेगा। ये इस पॉइंट को सबसे मैक्स पॉइंट और इसको सबसे मीन पॉइंट, क्योंकि ये प्लस में होता है, ये माइनस में होता है। तो ये देखने को मिलेगा हर एक टाइम पे अपना एम्पलीट्यूड को चेंज करता है। ये एसी सिग्नल है, ये डीसी सिग्नल है, ठीक है। उसके आगे इसको देखना है। फिर वोल्टेज करंट क्या होता है वो देखेंगे, ये वोल्टेज किसको कहते हैं, करंट किसको कहते हैं, ठीक है। उसके बाद पीरियोडिक सिग्नल और नॉन पीरियोडिक सिग्नल किसको कहते हैं उसको देखेंगे, ठीक है। और उसके बाद आपको एनर्जी सोर्स, अगर हम लोग बात करें तो इस पूरे चीज को एक नाम से दे सकते हैं, एनर्जी सोर्स। क्या नाम दे सकते हैं बाबू, हम लोग नाम दे सकते हैं एनर्जी सोर्स। एनर्जी सोर्स मतलब यहाँ पे दो प्रकार का एनर्जी सोर्स मिलेगा, एक डिपेंडेंट एनर्जी सोर्स और एक इंडिपेंडेंट एनर्जी सोर्स। और ये करंट और वोल्टेज जो यहाँ पे देखिए वही चीज यहाँ पे भी देखने को मिलेगा, ठीक है। एनर्जी सोर्स में आपको ये देखने को मिलेगा कि डिपेंडेंट जो होता है 4 प्रकार का होता है, और इंडिपेंडेंट जो होता है 2 प्रकार का होता है, ठीक है। वो यहाँ पे वोल्टेज और करंट, ठीक है। और डिपेंडेंट जो होगा वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स, वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, करंट डिपेंडेंट करंट सोर्स, करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। ये 4 प्रकार का डिपेंड करेगा, ठीक है। जो डिपेंडेंट सोर्स हम लोग पढ़ेंगे उसका जो सिंबल होगा इस तरह से डायमंड शेप में, अगर इस तरीका से कहीं पे मिलता है तो आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना। और इस तरीका से अगर 5 एम्पियर दिया गया है तो इस तरीका से मिला डिपेंडेंट सोर्स है, ठीक है। तो अगर आपको इस तरीका से मिलेगा, इस तरीका से, इस तरीका से, ये 2 एम्पियर है तो ये डिपेंड, तो आपको सर्कल या इलिप्स के फॉर्म में देखने को मिलेगा, वो आपको इंडिपेंडेंट होगा। जो डायमंड शेप में मिलेगा वो आपका डिपेंडेंट होता है। बाकी इसका पूरा डीपली आपको लेक्चर्स में मिलेंगे। तो ओवरऑल ये आपको यूनिट 1 के अंतर्गत पढ़ना है, जो कि ओवरव्यू आपको इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट के बारे में बताएगा, और बताएगा आपको सिग्नल के बारे में बताएगा, ठीक है। और करंट वोल्टेज के बारे में आपको बताएगा, ठीक है। तो यूनिट 1 में पढ़ना है, यूनिट 1 में बेसिक इतना ही पढ़ना है आप लोगों को। उसके बाद हम लोग मूव करते हैं यूनिट 2 पे, और यूनिट 2 काफी इंपॉर्टेंट आपका होगा इलेक्ट्रॉनिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से, इलेक्ट्रॉनिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट होगा ये, ठीक है। यूनिट 2 जो है ये आगे का सेमेस्टर में पढ़ना है, इसलिए आपको बता रहे हैं कि ये इंपॉर्टेंट होगा। ये चीज है ओवरव्यू ऑफ एनालॉग सर्किट। क्या एनालॉग सर्किट का ओवरव्यू, यहाँ पे डीपली नहीं पढ़ना है, ओवरव्यू करना है एनालॉग सर्किट का,
ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट होगा, इलेक्ट्रॉनिक्स स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट होगा, बाकी आप लोगों के लिए पास होने से मतलब है, आप इसमें पास हो जाइएगा। इलेक्ट्रिकल का कुछ कंसेप्ट यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स का ये चीजें डीपली में पढ़ना है, 1 से 6 सेमेस्टर तक पूरा का पूरा यूटिलाइज होगा। बाकी 2 ब्रांचेस का आपको बता दिए हैं कि आप लोग इतना पढ़ लीजिए कि अच्छे मार्क्स ला सकें, इतना पढ़ लीजिए अच्छे मार्क्स ला सके। 70 में 65, 60 प्लस, इतना अच्छे से पढ़िए कि 70 में 60 प्लस करने का ट्राई कीजिए, बस आपको बस इतना ही पढ़ना है। और इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स स्टूडेंट, इसको आपको बोला है ना, तो आपको हॉट है ये एक तरह से, इसको इस तरह से समझना है, इसके ऑलवेज इसको पास में रखना है आपको, ये चीज आपको ध्यान में सोच करके चलना होगा, ठीक है। तो इसमें पढ़ना है ऑपरेशनल एम्पलीफायर, ऑपरेशनल एम्पलीफायर, ठीक है। इसका प्यार से लोग बोलते हैं ओप एम्प, प्यार से इसको क्या बोलते हैं, ओप एम्प बोलते हैं। वो ओपी का मतलब ऑपरेशनल और एमपी का मतलब एम्पलीफायर। यहाँ पे ये नहीं पता है कि एम्पलीफायर होता क्या है, आप लोग को नहीं पता है। तो देखिए अभी क्या बताएं कि आपको डीपली नहीं पढ़ना, लेकिन जब ये आप 3rd सेमेस्टर में जाएंगे तो ये सब चीजें, एम्पलीफायर क्या होता है पढ़ने को मिलेगा। एक पेपर है ईडीसी, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस एंड सर्किट, वहां पे सब चीजें आपको बहुत अच्छे से पढ़ने को मिलेगा। एक ट्रांजिस्टर को कैसे एम्पलीफायर बनाते हैं। 4th सेमेस्टर में जाइएगा तो एक टॉपिक का नाम है एलआईसी, सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स की बात कर रहे हैं, एलआईसी लिनियर इंटीग्रेटेड सर्किट, हूबहू पूरा कॉपी इसको पढ़ना है वहां पे आपको। तो आपको पता होना चाहिए कि आगे हम क्या करने वाले हैं। अगर ये पता है तो पढ़ने में इंटरेस्ट आएगा। अच्छा यहां पढ़ लेंगे तो वहां पढ़ने को नहीं, मतलब जरूरत नहीं पड़ेगा, सिर्फ रिविजन करने की आवश्यकता पड़ेगा, इस बात को ध्यान देंगे, ठीक है। इस ओपेम को 2 प्रकार का ओपेम होता है, एक आइडियल ओपेम होता है, एक प्रैक्टिकल ओपेम। इस दुनिया में आइडियल का कोई यूज नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आइडियल यूज करते हैं एज ए मैथमेटिकल टर्म के लिए, बस समझ में आ रहा है। इस दुनिया में आइडियल ओपेम का यूज नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ इसका जो हम लोग यूज करेंगे वो मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस के लिए करेंगे, लेकिन प्रैक्टिकल के लिए नहीं करेंगे। और प्रैक्टिकल ओपेम को प्रैक्टिकल यूज, जैसा कि कोई भी हम लोग इक्विपमेंट बनाएंगे तो ऑपरेशनल एम्पलीफायर जो टर्म आया एम्पलीफायर, अगर एम्पलीफायर बनाएंगे तो उसका यूज करेंगे हम लोग प्रैक्टिकल ओपेम का, ना कि आइडियल ओपेम का। क्लियर है, क्लियर होगा, ठीक है। इतने पढ़ने के बाद इसमें 2 तरह का पढ़ना है, एक ओपेम लूप ओपेम और एक क्लोज लूप ओपेम, ठीक है। ओपन लूप और क्लोज लूप क्या होता है। ओपन लूप इसको बोलते हैं किसको आउटपुट का इनपुट में आने का कोई सोर्स नहीं हो, जैसे कि हम आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है, हम आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है, और आपका आवाज मेरे पास ना पहुंचे, दैट इज कॉल्ड ओपन लूप। बात समझ में आ रहा है कि मैं आपको पढ़ा रहा हूं और आपका कोई डाउट हो और मुझ तक नहीं आ पाए तो क्या हुआ, ये ओपन लूप हो गया। यानी हम क्या किए, इनपुट है, अगर आप आउटपुट है तो इनपुट दिए, आउटपुट आपको मिला, उसके बाद कोई कनेक्शन नहीं इनपुट और आउटपुट के बीच में, दैट इज कॉल्ड ओपन लूप। और अगर हम आपको पढ़ाएं, ठीक है, हम 100% आपको पढ़ाएं, सपोज इट मान लो हम अपना 100% दिए, आप लोगों ने क्या किया, इसको 70% को गेन किया, 70% गेन किया, बाकी 30% आपको समझ में नहीं आया। वो फीडबैक के थ्रू मेरे पास आया, सर आपने 100 पढ़ाया, हमने 70 ही पढ़ा, 70 ही समझ में आया, बाकी 30 नहीं समझ में आया। तो अब हमको पता चला कि हमको और पढ़ाने की आवश्यकता है, तो फिर से इस लूप, यहाँ पे अगर इनपुट है और आउटपुट है तो मेरा आवाज आप तक गया और आपका आवाज हम तक आया, दैट इज कॉल्ड क्लोज लूप, दैट इज कॉल्ड क्लोज लूप। तो इसको हम लोग फीडबैक के रूप में जानते हैं कि ये फीडबैक होता है। जैसा कि ओपेम के अगर आपको हम बताएं कि ओपेम कैसा होता है, वो चीज आपको देखिए कैसा होता है, ओपेम बताते हैं। ओपेम को तो देखिएगा इस तरीका से होगा, ये यहाँ पे 2 आपका सिग्नल होगा, ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, ठीक है। यहाँ पे देखने को यहाँ पे नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल और यहाँ पे इन्वर्टिंग टर्मिनल आपको मिलेगा, ठीक है। और यहाँ से अगर हम लोग इनपुट देंगे और ये अगर आउटपुट है बाबू, ये क्या आपका आउटपुट है, तो ये आउटपुट जो गेन इसका देखने को मिलेगा आउटपुट बाय इनपुट, आउटपुट इनपुट बराबर आपको गेन मिलेगा, ये ओपन लूप का गेन हो गया। क्लोज लूप में क्या होगा, तो क्लोज लूप में अगर यहां से होगा इस तरीका से, तब यहां का कुछ पार्ट जो है आपको देख रहे हैं ना, आउटपुट का पार्ट किससे कनेक्ट हो गया, इनपुट से, और ये किस टर्मिनल पे है, ये प्लस टर्मिनल पे है, प्लस टर्मिनल को हम क्या बोले, नॉन इन्वर्टिंग, तो नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर हो गया। यही चीज अगर हम इन्वर्टिंग टर्मिनल पे ला देते तो ये इन्वर्टिंग एम्पलीफायर हो जाता। तो यही चीज आपको आगे आकर के पढ़ना होगा एप्लीकेशन में।
एप्लीकेशंस में पढ़ना है ओप-एम्प एज एन एम्पलीफायर। और ओप-एम्प एज एन एम्पलीफायर में यही पढ़ेंगे कि नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर क्या होता है और इन्वर्टिंग एम्पलीफायर क्या होता है। तो बस चीजें को आपको ध्यान में रखना है कि अगर प्लस टर्मिनल से फीडबैक को कनेक्ट कर देंगे दैट इज कॉल्ड नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल, अगर माइनस टर्मिनल से इसको कनेक्ट कर देंगे दैट इज कॉल्ड इन्वर्टिंग टर्मिनल। ओके ओके। उसके बाद एडर पढ़ना है। अगर इनपुट में क्या करेंगे कि 2-3 क्या करें एडर लगा देंगे। जैसे कि अगर हम लोग और बात करें इस तरीका से 1 2 3, अगर तीनों का कुछ वैल्यू दे दिए और यहाँ पे हम लोग V1 V2 और V3, इसका आउटपुट रिजल्ट क्या आएगा V1 प्लस V2 प्लस V3 ऐसा। ठीक है, तो ये फीडबैक में पढ़ेंगे। तो अगर ऐसा अगर आउटपुट में मिल जाएगा V1 प्लस V2 प्लस V3 क्या हो रहा है ऐड हो रहा है। तो इस तरीके से हम लोग इस सिग्नल को किसको देंगे एम्पलीफायर को देंगे। अगर इन्वर्टिंग एम्पलीफायर पे देंगे तो इन्वर्टिंग एडर होगा, अगर नॉन इन्वर्टिंग पे देंगे तो नॉन इन्वर्टिंग एडर होगा। बस समझ में आ रहा है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है, तो वहां पे एडर देखेंगे। उसके बाद डिफरेंशिएटर, और डिफरेंशिएटर का मतलब यहाँ पे जो हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं, अगर आउटपुट अगर हम लोग डी वी इन बाई डी टी के रूप में आता है तो हम लोग ये डिफरेंशिएटर करेंगे। उसके बाद इंटीग्रेटर की अगर बात करेंगे तो इंटीग्रेटर मतलब वी इन इंटू डी टी। अगर इस फॉर्म में आ जाए तो ये कैसे आएगा, वेट कीजिए थोड़ा सा, वो चीज आपको पता चलेगा जब लोग लेक्चर्स को पढ़ेंगे पूरा। तो इस फॉर्म में जो अब आएगा तो हम लोग कहेंगे कि ये एज इंटीग्रेटर काम कर रहा है आउटपुट में, और ये ऐसा आएगा तो डिफरेंशिएटर। यहाँ पे एडर है तो सब्ट्रैक्टर भी देखेंगे कि सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे, ठीक है ना, सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे वो भी देखेंगे। उसको डिफरेंशियल एम्पलीफायर या डिफरेंशियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर भी बोला जाता है। तो ओवरऑल ये क्या एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में हमको बात किया गया है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। आगे है आपका ओवरव्यू और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। आज की दुनिया में इसके बिना किसी चीज का कल्पना भी नहीं किया जा सकता है। अगर आपके फोन है, आपके पास लैपटॉप है, अगर आपके पास कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस है तो मैक्सिमम में आपको अब क्या मिलने वाला है, डिजिटल का पार्ट मिलने वाला है। डिजिटल में बस 2 ही डिजिट को पढ़ेंगे 0 एंड 1। क्या 0 एंड 1 के फॉर्म में पढ़ेंगे तो 0 एंड 1 के फॉर्म में जितना चीजें हम लोग पढ़ेंगे सबका सब होगा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के अंतर्गत में आएगा। ठीक है, इसमें सबसे पहले पढ़ेंगे आपको नंबर सिस्टम। यहाँ पे नहीं दिया गया सिलेबस में, कोई बात नहीं, सिलेबस में नहीं दिया गया है, कोई बात नहीं। हम लोग सबसे पहले फोकस जो करेंगे बाबू वो नंबर सिस्टम पे, क्योंकि जब कोई इसका आइडिया नहीं होगा, 0 एंड 1 का आइडिया नहीं होगा, क्या ही आप कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं। सबसे पहले नंबर सिस्टम करेंगे, उसके बाद इसका कन्वर्जन सीखेंगे कि एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। नंबर सिस्टम 4 प्रकार का आपको जनरली होता है, बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम और डेसिमल नंबर सिस्टम और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। चारों का कन्वर्जन आपको पता होगा, तब कहीं ना कहीं जाकर इंट्रोडक्शन ऑफ बुलियन अलजेब्रा जो दिया गया है आप इसको अंदाजा लगा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद इस बुलियन अलजेब्रा को इंट्रोडक्शन पढ़ने के बाद इसको इलेक्ट्रॉनिक्स इंप्लीमेंटेशन, यानी इलेक्ट्रॉनिक्स इंप्लीमेंटेशन इसको कैसे करेंगे बुलियन ऑपरेशंस को, वो देखने को मिलेगा। तो कुछ रूले हैं, कुछ तरीका है जिसके थ्रू आपको ये बताया जाएगा कि ये बुलियन अलजेब्रा है और इसके अंतर्गत ये काम हम लोग करते हैं। ठीक है, उसकी इसी में एक चीज और होता है, गेट आता है। गेट ऑपरेशनल एंड ब्लॉक अप्रोचेज, यानी यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ गेट पर कौन गेट पढ़ना है, घर वाला नहीं, कौन गेट पढ़ना है, होटल वाला नहीं, तो कौन सा गेट पढ़ना है, तो यहाँ पे एक स्पेशल गेट होता है जो कि लॉजिकल गेट के नाम से जाना जाता है। लॉजिकल गेट के नाम से जाना जाता है, जो 0 एंड 1 पे ही काम करता है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ गेट मिलेगा, और गेट, एंड गेट, नोट गेट, इस तरीका से। और अगर देखेंगे तो यहाँ पे मिलेगा एक XOR गेट, एक XNOR गेट, और अगर जाइएगा तो NAND गेट और NOR गेट। ठीक है ना, ये सब चीजें आपको देखने को मिलेगा। तो इतना तरह का गेट आपको क्या करना है, पढ़ना है, और इसका ब्लॉक डायग्राम देखेंगे, ट्रूथ टेबल देखेंगे। ठीक है, ये ओवरऑल डिजिटल दुनिया में आपको लेकर के चलेगा, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना होगा। ये 3 यूनिट जो था हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट है। क्या है, इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट है। अब हम लोग को बच गया इलेक्ट्रिकल का पार्ट। तो अब हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रिकल का पार्ट क्या है, उसको कैसे हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं यूनिट नंबर 4। क्या देख रहा है, यूनिट नंबर आपका 4। यूनिट 4 में सबसे पहले दिया गया है आपका इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक सर्किट।
तो इलेक्ट्रिक मतलब इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक मतलब मैग्नेट। तो एक चीज आप लोग ध्यान दीजिए, आप लोग को पढ़ा है अभी तीन तरह के कैपेसिटर, आर एल एंड सी। क्या? आर एल एंड सी, यानी रेसिस्टर, कैपेसिटर और इंडक्टर। ये जो है, ये रेसिस्टर जो है इसमें भी आएगा और इसमें भी आएगा, लेकिन ये रेसिस्टेंस के बदले यहाँ पे क्या होगा? रिएक्टेंस होगा। तो यहाँ पे इसको हम लोग प्यार से एक सेल और एक सी बोलेंगे, ठीक है। तो अब जो एल जो है ये इंडक्टिव का पार्ट है और ये जो है कैपेसिटिव का पार्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे ये मैग्नेटिक जो है जनरली आपको इंडक्टिव को पार्ट को यहाँ पे डिनोट करेगा, क्योंकि मैग्नेटिक सर्किट जितना भी हम लोग पढ़ेंगे सब इंडक्टर में पढ़ेंगे, और क्या इलेक्ट्रिक सर्किट जितना भी पढ़ेंगे लगभग कैपेसिटर का पार्ट होगा, ठीक है। तो हम लोग उसको अच्छे से पढ़े होंगे। तो यहाँ पे काफी जी इतना सारे चीजों लिखा गया है, सब आपको आसान समझ में आएगा। सबसे पहले ईएमएफ क्या होता है, करंट क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, पावर क्या होता है, एनर्जी क्या होता है, इसको देखेंगे बेसिक एग्जांपल। और ये ऑलवेज शॉर्ट नोट्स में पूछा गया है, ऑलवेज 3 दे देगा, 6 नंबर में आपको पूछेगा। तो ये चीज आपको ध्यान से समझिएगा कि ईएमएफ किसको कहते हैं, करंट किसको कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस किसको कहते हैं। और जनरली ईएमएफ पोटेंशियल डिफरेंस में डिफरेंस पूछ लिया जाता है 4 मार्क्स में। क्या? ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस जो है आपको 4 मार्क्स में पूछ लिया जाता है। तो ये ध्यान से समझिएगा। तो ये आपको इलेक्ट्रिक सर्किट की पार्ट हो गया, ये पूरा जो है आपको इलेक्ट्रिक सर्किट का पार्ट हो गया, ठीक है। उसके बाद मैग्नेटिक सर्किट एमएमएफ पढ़ना है। जैसे भी ईएमएफ होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, यहाँ पे मैग्नेटिक मोटिव फोर्स होता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। तो ये यहाँ पे ये इलेक्ट्रिक सर्किट है, ये मैग्नेटिक सर्किट है। फिर यहाँ मैग्नेटिक फोर्स पढ़ना है, इसका परमिबिलिटी क्या होता है, स्ट्रेस स्लोप क्या होता है, और रिलक्टेंस क्या होता है, और लीकेज फैक्टर एंड बीएस कर्व्स क्या होता है। ये सब जो पढ़ना है मैग्नेटिक सर्किट में, और ये पूरा पढ़ना है इलेक्ट्रिक सर्किट में, ठीक है। इसके बाद ये यहाँ पढ़ने के बाद ये दोनों को हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये इलेक्ट्रिकल का काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसके बिना इलेक्ट्रिकल का कुछ नहीं किया जा सकता है। बहुत जब आप लोग मशीन पढ़िएगा तो आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शंस यानी इंडक्शन मोटर भी पढ़ने को मिलेगा, डीसी मोटर भी पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। और इससे जो काम करेगा, जिस लॉ पे काम करता है, दैट्स लॉ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और लॉ का नाम है फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शंस। और इसी के अंतर्गत हम लोग देखेंगे लेंज लॉ। और लेंज लॉ क्या होता है, ये चीज को देखेंगे। पास समझ में आ रहा है? यानी इलेक्ट्रिकल ब्रांच आपका है तो ये आपको क्या कर सकते हैं, इसके बिना मशीन इम्पॉसिबल है पढ़ना। तो आज से अंदाजा लगा लीजिएगा ये कितना इंपॉर्टेंट आपको होगा इलेक्ट्रिकल के लिए। जो 3 यूनिट हुआ वो इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए इंपॉर्टेंट है, और ये 3 यूनिट जो है इलेक्ट्रिकल का, जिसमें 4th यूनिट आपका इतना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद है डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ, ठीक है। उसके बाद स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ, और इसका इक्वेशंस को हम लोग पढ़ेंगे। और वहां पे देखेंगे सेल्फ और म्यूचुअल इंडक्शंस क्या होता है, सेल्फ एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होता है, ठीक है। उसके बाद ये पूरे पढ़ने के बाद एनालिसिस करेंगे कि इलेक्ट्रिक सर्किट और मैग्नेटिक सर्किट में जितना हमने पढ़ा है इन दोनों में क्या डिफरेंस है। तो लास्ट में पढ़ना है एनालॉजी। एनालॉजी का मतलब क्या होता है, डिफरेंस होता है, एनालॉजी बिटवीन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक सर्किट। तो ये ओवरऑल आपका यूनिट नंबर 4 में पढ़ना है, और ये काफी इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट यूनिट की बात करते हैं। नेक्स्ट यूनिट है आपका एसी सर्किट। अब एसी सर्किट का मतलब क्या है, पहले ही हमने बात किया कि डीसी का मेजर पार्ट इलेक्ट्रॉनिक्स वाले पढ़ेंगे, और एसी का मेजर पार्ट जो पढ़ने वाले हैं वो इलेक्ट्रिकल वाले पढ़ेंगे। तो वहां पे एक नामी है, जितना भी एसी सर्किट पे काम होगा वो यहाँ पे यूनिट नंबर 5 में पढ़ना है। इसमें बेसिक पढ़ेंगे साइकिल क्या होता है, ठीक है, ये सब फ्रीक्वेंसी क्या होता है, पीरियोडिक टाइम क्या होता है, एम्पलीट्यूड क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी, ये तो आप लोग पढ़ कर के आए होंगे, ठीक है। फिजिक्स में आरएमएस वैल्यू क्या होता है, आरएमएस का मतलब होता है रूट मीन स्क्वायर। क्या होता है आरएमएस का मतलब होता है रूट मीन स्क्वायर, रूट मीन स्क्वायर, ठीक है। एवरेज वैल्यू यहाँ पढ़ना, एवरेज के वैल्यू का एक और नाम अगर हम लोग बात करें तो इसको मतलब हम लोग कहते हैं डीसी वैल्यू। एवरेज वैल्यू के एक और बोले तो डीसी वैल्यू, ठीक है। ये बेसिक है, और ये ऑलवेज जो होता है 6 मार्क्स में अक्सर पूछा जाता है। कितने वाले 6 मार्क्स, 6 मार्क्स में कैसे पूछेगा सर, तो इसमें से 3 दे देगा आपको कि ये तीनों के शॉर्ट नोट्स लिखने के लिए, सब 2-2 मार्क्स का। तो ये जनरली पूछ लिया जाता है, ठीक है। उसके बाद फॉर्म फैक्टर, पीक फैक्टर का फॉर्मूला पढ़ेंगे, ये आगे भी पढ़ना है नेक्स्ट सेमेस्टर में भी, ठीक है। इंपीडेंस क्या होता है, फेज एंगल क्या होता है, पावर फैक्टर क्या होता है, ये सारी चीज को हम लोग यहाँ पे देखेंगे। इन दोनों में बेसिक काम करने के बाद
केसीएल और केबीएल, ये इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का क्या बोला जाए तो जान होता है। केबीएल एंड केसीएल दोनों को ध्यान से समझिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट होगा आप लोग के लिए। यहाँ नहीं, अगले सेमेस्टर नहीं, बल्कि इस पूरे इलेक्ट्रॉनिक्स जर्नी में, पूरे इलेक्ट्रिकल जर्नी में ये काफी अहम योगदान देगा। इसका यूज जो होगा, और जब हम लोग पढ़ रहे हैं ना सेकेंड ओवरव्यू ऑफ एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स से ओपेम पढ़े, ओपेम में इसका काफी यूज होता है। ट्रांजिस्टर जो हम लोग देखिए उसका, और इसके लिए एक अगले थर्ड सेमेस्टर में, अगर बात सेकेंड नहीं थर्ड में, आपको एक पेपर पढ़ना होगा नेटवर्क सर्किट नेटवर्क या नेटवर्क एनालिसिस, और वहां पे ये दोनों के बिना हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। इसलिए केबीएल और केसीएल ये दोनों काफी इंपॉर्टेंट होगा। और उसके बाद इन दोनों का मैथमेटिकल अप्रोचेस भी हम देखेंगे। उसके बाद फेजर रिप्रेजेंटेशन देखेंगे, अल्टरनेटिंग ईएमएफ एंड करंट का ये देखेंगे, ठीक है। उसके बाद वोल्टेज एंड करंट रिलेशनशिप देखेंगे, स्टार डेल्टा कनेक्शंस देखेंगे कैसे होता है। और ये देखने के बाद हम लोग देखेंगे एसी इन रेसिस्टर, यानी एक रेसिस्टर जो होता है एसी पे उसको काम कराएंगे तो कैसा बिहेव करेगा, एक इंडक्टर को अगर एसी में काम करवाएंगे तो कैसा बिहेव करेगा, और एक कैपेसिटर को हम लोग एज एन एसी में बिहेव करेंगे तो कैसा होगा। और डीसी के लिए ऑलरेडी आपको पहले हम पढ़ा चुकेंगे, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स में आपको डीसी के बारे में पढ़ना है। तो डीसी में एक इंडक्टर का काम क्या होता है, एक कैपेसिटर का काम क्या होता है। तो हम लोग जनरली जानते होंगे या फिर आप लोग सुने होंगे कि डीसी जो है और कैपेसिटर जो है डीसी को ब्लॉक करता है, आखिर क्यों। इस तरह का क्वेश्चंस बिना ऐसे हम लोग बात नहीं करेंगे, हर एक चीज का एक्सप्लेनेशन देंगे, ये होता है तो क्यों होता है। ऐसे नहीं, इस दुनिया में कोई चीज है जो ऐसे ही नहीं आ गया, इसके पीछे का रीजन है, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे एसी इन आरएल सर्किट, इन तीनों को अलग अलग पढ़ेंगे। अलग अलग पढ़ने के बाद हम इन तीनों को मिलाएंगे, यानी आरएल सर्किट पढ़ेंगे तब इसका बिहेवियर क्या होगा, इसका फेजर डायग्राम जो आप लोग देखेंगे, फेजर और पावर फैक्टर, ये सब जो देख रहे हैं, फॉर्म फैक्टर, पिक फैक्टर, ये सब जो चीजें हैं वो आपको यहीं पे देखने को मिलेगा। या एंगल जो हम लोग देखे थे, फेजर एंगल, कहां पे फेजर एंगल, हर एक का फेजर एंगल बनाएंगे, ठीक है। आरसी सर्किट का फेजर एंगल क्या होगा, और ये जब तीनों मिला देंगे आरएलसी सर्किट तब इसका फेजर एंगल क्या होगा, और ये इसका सर्किट क्या होगा। इसमें केबीएल और केसीएल का अप्रोचेस लगाएंगे कि केबीएल लगाएंगे इसका वैल्यू क्या निकल करके आएगा, हर एक चीज में देखने वाले हैं ये सारे कुछ। और ये जो चीजें हैं आपको बता दे कि इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के थर्ड सेमेस्टर में एक पेपर है नेटवर्क, और वहां पे ये चीजों को आपको मिलेगा। इलेक्ट्रॉनिक सर्किट एंड नेटवर्क जो है एक पेपर आपको पढ़ना है थर्ड सेमेस्टर में, और ये पूरा का पूरा एक यूनिट में पढ़ना है आप लोगों को। तो ये ध्यान से पढ़िएगा बाबू, क्योंकि इसका हम बताए हैं कि स्टार्टिंग में ही कि इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स का आगे चल करके काफी आपको पढ़ना है, इसके बारे में गहन अध्ययन करना है आप लोगों को। तो आज से ओवरव्यू यहाँ पे, और यहाँ पे एक तरह से बोले तो फिल्म नहीं बल्कि ये टीजर चलेगा, और वहां पे आपको मूवी चलेगा, मजा आ जाएगा क्या देखना है करके। तो ये ओवरऑल आपको पढ़ना है यूनिट नंबर 5 में, ठीक है। इसी के साथ हम लोग आगे चलेंगे यूनिट नंबर 6 में, और यूनिट 6 ये पूरा तरह से इलेक्ट्रिकल का पार्ट है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स का कहीं कोई यूज नहीं देखने को मिलेगा। ट्रांसफार्मर हम लोग नहीं यूज करेंगे, मशीन नहीं यूज करेंगे, ठीक है। और एक चीज है, एक ब्रांच होता है इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, जो कि आपको बीटेक में पढ़ना होता है। तो जो लोग बीटेक करेंगे उन लोगों के लिए कॉमन हो जाएगा, वहां पे ब्रांच का ही नाम है इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। वहां पे इलेक्ट्रिकल का भी इलेक्ट्रॉनिक्स का भी दोनों पढ़ने को मिलता है। अभी क्या है, इलेक्ट्रॉनिक्स अलग इलेक्ट्रिकल अलग, जब दोनों मर्ज करेंगे तो धमाका होगा, वहां पे आपको सारा कुछ पढ़ने को मिलेगा। तो जो लोग बीटेक करने का सोच रहे हैं, लैटरल एंट्री से बीटेक करेंगे, उन लोगों को ये देखने को मिलेगा। और वो ट्रिपल ई से बीटेक करेंगे, यानी इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स से बीटेक करेंगे, तो चीजें वहां पर मिलेगा। इसलिए ये बेनिफिट कहां करेगा इलेक्ट्रॉनिक्स वाले को, यहां नहीं, वो आगे चल करके, ठीक है। तो लास्ट यूनिट है, और इस यूनिट का नाम है ट्रांसफार्मर एंड मशीन। ट्रांसफार्मर एंड मशीन नाम है। तो आप सोच सकते हैं कि इसको पढ़ना क्या है, ठीक है। तो ये जनरल कंस्ट्रक्शंस प्रिंसिपल, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर, ये देखने को मिलेगा। इसका ईएमएफ इक्वेशंस क्या होता है, ट्रांसफार्मर रेशियो ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, सॉरी, यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो देखेंगे। उसका ऑटो ट्रांसफार्मर क्या है इसको देखेंगे। उसके बाद कंस्ट्रक्शन, वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ मोटर, ये जो है आपको अगले
और बात किया जाए थर्ड सेमेस्टर फोर्थ सेमेस्टर मशीन का पेपर में पढ़ना होगा। यहाँ पे ओवरव्यू हम लोग देखेंगे, उसके बाद बेसिक इक्वेशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोटर, यानी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोटर का बेसिक इक्वेशन जो होता है वो देखेंगे। तो ओवरऑल हम लोग देखिए यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट था, यूनिट 3, 4, 5 जो 4, 5 और 6 जो है इलेक्ट्रिकल का पार्ट था। ठीक है, ये चीज आप लोग समझ के। दूसरा ये कि किस किस ब्रांच को कब पढ़ना है ये भी बता दिए। किस जिसका ब्रांच सिविल और इलेक्ट्रॉनिक्स है, अगर वो फर्स्ट सेमेस्टर में है तो इसको पढ़ सकता है। अगर कोई स्टूडेंट सेकेंड सेमेस्टर में है, उनका ब्रांच है इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और कंप्यूटर साइंस, तो ये पढ़ सकता है। ठीक है, ये जनरल फॉर्म में ये बोले कि ग्रुप बी वाले स्टूडेंट को ये फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ना है और ग्रुप ए वाले ब्रांच को ये सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ना है। ठीक है, इसके बाद हम लोग मिलेंगे अगले क्लास में। ठीक है, अगला क्लास जो हम लोगों को होगा वो यूनिट 1 से स्टार्ट होगा। ठीक है, यूनिट 1 से स्टार्ट होगा, यानी ओवरव्यू ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट एंड सिग्नल। वहां से पढ़ते हुए हम लोग धीरे धीरे आगे की ओर मूव करेंगे। तो अगला लेक्चर्स होगा हम लोगों का यूनिट 1 से, और वो लेक्चर्स होगा द पॉलिटेक्निक क्लासेस ऐप पे। तो सारे स्टूडेंट द पॉलिटेक्निक क्लास ऐप को डाउनलोड कर लेंगे। और जैसा कि बताएं कि इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट को सोचना तक नहीं है कि क्लास या कोर्स परचेस करे या ना करे, आपको परचेस करना ही है, क्योंकि 1 से लेकर के 6ठे सेमेस्टर तक हम आपके साथ हैं। तो बाद में क्यों ना अभी ही आ जाए तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि यहाँ का फाउंडेशन आगे आपको काम देगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। बाकी अदर ब्रांच वाले फर्स्ट एंड सेकंड सेमेस्टर आप लोग के साथ मिलेंगे, आप लोग के साथ एंजॉय करेंगे। ठीक है, तो इस सेशंस के लिए इतना ही। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।